लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस चरण के लिए कुल 1698 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। उम्मीदवार इस महीने की 20 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण में अगले महीने की 6 तारीख को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मढ़ौरा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन तकनीकी खामियों के कारण रद्द हो गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने सीट के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं, जिससे मुख्य मुकाबला अब राजद के मौजूदा विधायक जितेंद्र कुमार राय के पक्ष में झुकता दिख रहा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद फिर से उभर कर सामने आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। नवादा जिले के वारिस अलीगंज से भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने अनीता देवी को टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं न नेता। बिहार की जनता राहुल को भूल चुकी है। ईसी के एसआईआर के फैसले का भाजपा स्वागत करती है। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठिए कैसे वोट दे सकते हैं। बिहार की सत्ता का फैसला विदेशी नागरिक करेंगे क्या? ऐसे लोगों को चुन चुन कर देश से बाहर किया जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे शाह ने कहा कि आरजेडी ध्रुवीकरण कर रही है, हम नहीं कर रहे। बिहार में पहले जंगल राज था, अगले 10 साल में बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। अब नहीं बोलते हो, आप ढूंढ लीजिए 15 दिन में। 15 दिन में वैसे भी पब्लिकली बहुत कम आए हैं, शायद आए नहीं आए हैं। वहां पर भी वोट चोरी कहीं नहीं बोले हैं, शायद उनको एडवाइस किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले बिहार में कुल 12 सभाएं करेंगे। हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे। मुझे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चेन्नई में विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र तमिलनाडु के खिलाफ भेदभाव नहीं कर रहा है। कल विधानसभा में वित्त मंत्री थंगम थेनरासू ने कहा था कि केंद्र शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए पैसे रोक रहा है, साथ ही राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी मंजूर नहीं कर रहा। थेनारासू ने सवाल उठाया था कि क्या यह सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है। इसी मुद्दे पर स्टालिन ने केंद्र से कई सवाल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस से तेल खरीद बंद करने के दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार तंज कसा है। पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप जब दावा करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका या भारत रूस से तेल आयात घटाएगा तो पीएम मोदी अचानक मौनी बाबा बन जाते हैं। रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उनके अच्छे दोस्त ने आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन मोदी चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल से सितंबर तक चीन के साथ व्यापार घाटे में 54.4 अरब डॉलर होने का भी जिक्र किया, जो पिछले साल 49.6 अरब था। राहुल गांधी ने भी कहा था कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, उन्हें फैसले लेने और घोषणा करने देते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित व्यापारी मिलन कार्यक्रम में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने के दावे के बाद दुनिया के किसी भी देश को भारत के बारे में गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। एक समय देश अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, मगर अब भारत 65% रक्षा उपकरणों का निर्माण अपनी जमीन पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में
देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान पर थी, मगर अब हम दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि व्यापारियों को एक दिन तय करके अपनी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक चर्चा से ही समाधान का रास्ता निकलता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई और दुआर्स क्षेत्रों में गोरखा मुद्दों पर बातचीत के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को मध्यस्थ नियुक्त करना आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई। ममता ने इसे सहकारी संघवाद के खिलाफ बताते हुए तुरंत रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि गोरखा समुदाय से जुड़े ये मामले बहुत संवेदनशील हैं, जो राज्य की शांति, प्रशासन और विकास से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने 2011 के त्रिपक्षीय समझौते का जिक्र किया, जिसके तहत गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनी थी। ममता ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद से पहाड़ी इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। फलस्तीन की वर्तमान स्थिति पर भारत में फलस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू आवेश ने कहा कि ये आपदा और मानवीय संकट है। फलस्तीनियों ने पहले ही 2 साल से चल रहे टेलीविजन पर प्रसारित नरसंहार को झेला है। इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में उन्होंने कहा कि फलस्तीनी लोगों का समर्थन करने में भारत का एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक रुख रहा है। भारत फलस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश था। भारत पहले भी फलस्तीन के साथ था और अब भी फलस्तीन के साथ है। The Palestinian already endured 2 years of a continuous televised textbook genocide. This cost us, beside approximately 70,000 of our loved persons, of our loved sons. Also, it destroyed Gaza, it razed Gaza. The humanitarian aid is in a very bad situation. Tens of people already, approximately 500 of our children already died due to the malnutrition and lack of and starvation, of course. And all this, the international well-known and well-respected bodies, likewise the United Nations, Amnesty, and others, is still talking about that. The situation is still very dangerous in Gaza. लद्दाख के लेह में एथक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा बुलाए गए शांतिपूर्ण साइलेंट पीस मार्च के बावजूद प्रशासन ने सख्ती बरती। नामग्याल चौक से शांति स्तूप तक मौन मार्च को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गईं। केबीएल के को चेयरमैन छिरिंग दोरजे लुक्रक को सुबह कुछ घंटे के लिए हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। लेह शहर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा, बैरिकेड्स लगाए गए, बाजार बंद रहे और वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा दिया है। इसी कारण त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रिकॉर्ड बिक्री हुई है। जीएसटी बचत उत्सव पर संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। Has the tax not been, the benefit has not been passed, not even in one item. The input that we've received from all the zones, has the tax benefit not been passed to the consumer. There are, of course, 1 or 2 items like high-end cement, the Portland variety, on which there is an expected rate of passing on should happen, but it is less than that rate. It is that Portland variety of cement, which is called the Portland Pozzolana cement. It's called PPC. It is probably that one category, which is far lesser than what should have been expected to be passed on. Now, when I say expected, in some few items where the input tax is more than the output, now that we've reduced the output. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। ओवर।